आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? डिडक्शन। ये इनकम टैक्स का लास्ट चैप्टर है हेड्स के रिगार्डिंग। देखो लॉ मेकर क्या बोलता है कि सर आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम आया, क्या आया? ग्रॉस टोटल इनकम। पूजा नोट्स ले लेना एक। आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम आया, ठीक है, इस ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको डिडक्शन मिलेगा। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। नोट्स ले लीजिएगा। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको क्या मिलेगा बेटा? डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन का जो चैप्टर है वो 6A है और सेक्शन 80C से लेके 80U तक है। डिडक्शन का चैप्टर कौन सा है? 6A और 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन हमें मिलेगी। डिडक्शन जो मिलेगा ऑलवेज किस में से मिलेगा बेटा? ग्रॉस टोटल इनकम से। एक छोटा सा एग्जांपल समझो। मान लो तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम 90,000 है। तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम कितना है? 90,000 है। तो डिडक्शन भी मैक्सिमम कितना हो पाएगा? 90,000। तो सबसे पहला रूल ये याद रखना है कि डिडक्शन कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। डिडक्शन कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। जितना आपका ग्रॉस टोटल इनकम है उतना ही आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। लेकिन एक बात बताओ, ग्रॉस टोटल इनकम हम कैसे निकालते हैं? इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन और इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। इन सारे हेड की इनकम को ऐड करते हैं तभी क्या निकल के आता है? ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, सुनना, लॉ मेकर क्या बोलता है कि अगर तुम्हारे ग्रॉस टोटल इनकम में ये 4 इनकम दिख गया तो उसका डिडक्शन हम नहीं देंगे। तो आपको करना क्या है? जब भी आपका ग्रॉस टोटल इनकम दिखे उसमें से लेस कर देना है। कौन कौन सी इनकम? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस कर देना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, ओनली 111A वाला, बाकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड रहने दो। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई भी इंक्लूड है लेस करो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला और कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम समझते हो भाई? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, 115B 115BB वाला जो इनकम है उसकी बात कर रहा है। तो अगर ये 3 इनकम आपको दिख जाए, कौन कौन सी इनकम मैंने आपको बोला? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला और कैजुअल इनकम। आप इसको ऐसा बोल सकते हो स्पेशल रेट वाली इनकम। इसको ऐसा बोल सकते हो स्पेशल रेट वाली इनकम। ये 3 इनकम को लेस करने के बाद जो इनकम बचेगा उतना ही डिडक्शन आपको मिलेगा। कहने का मतलब क्या? अगर मैं बोल रहा हूं तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम 4 लाख है, नोट्स ले लेना। अगर मैं बोल रहा हूं तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम कितना है बेटा? 4 लाख है। ग्रॉस टोटल इनकम कितना है बेटा? 4 लाख। 4 लाख में मान लो ये 3 चीजें इंक्लूड है, ये तीनों चीज मिला के मान लो 1 लाख रुपए इंक्लूड है। तो आप इसको माइनस कर दोगे, जो बैलेंस अमाउंट बचेगा 3 लाख उसमें से डिडक्शन मिलेगा। नोट्स लो, जो बैलेंस इनकम बचेगा 3 लाख उसमें से क्या मिलेगा? आपको डिडक्शन मिलेगा। दोबारा बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला कि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं बेटा? डिडक्शन। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? डिडक्शन। नोट्स लेते हुए जाओ। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं बेटा? डिडक्शन। डिडक्शन किस में से मिलता है? ग्रॉस टोटल इनकम में से। हमारा जो भी ग्रॉस टोटल इनकम होगा, ग्रॉस टोटल इनकम हम कैसे निकालते हैं? 5 हेड की इनकम को ऐड करके क्या आता है? ग्रॉस टोटल इनकम। तो हमें जो डिडक्शन मिलेगा वो ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलेगा। 5 हेड की इनकम को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा? GTI। और इस GTI में से क्या मिलेगा हमें बेटा? डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। मैंने एग्जांपल लिया, अगर ग्रॉस टोटल इनकम 90,000 है तो डिडक्शन भी मैक्सिमम कितना होगा? 90,000। इनकम से ज्यादा कभी भी डिडक्शन नहीं मिल सकता। लेकिन याद क्या रखना है, अगर तुम्हारे ग्रॉस टोटल इनकम में ये 3 इनकम दिख जाए तो पहले इसको बाहर निकालना, उसके बाद डिडक्शन क्लेम करना। ठीक है, 3 इनकम कौन कौन सी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई सा भी, चाहे वो 112 वाला हो या 112A वाला हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला और कैजुअल इनकम। आप इसको ऐसा लिखो स्पेशल रेट वाली इनकम। ठीक है, इन सबको लेस करके जो अमाउंट बचेगा उसी का डिडक्शन मिलेगा। नोट्स ले लो, उसी का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। इतनी बातें समझ में आई? पक्का? चलो देखो, हम 5 हेड्स की इनकम लेते हैं। सैलरी मान लो तुम्हारे पास 1 लाख है। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम तुम्हारे पास अगेन 1 लाख है, बिजनेस का इनकम तुम्हारे पास 2 लाख है और कैपिटल गेन की इनकम तुम्हारे पास 1 लाख है।
अदर सोर्स की इनकम तुम्हारे पास अगेन 1 लाख है। टोटल इनकम कितने हो गए बेटा? 6 लाख हो गए, ठीक है। लेकिन जब तुम डिडक्शन क्लेम करने जाओगे तो अपनी इनकम को 5 लाख ही मानोगे। यहां पे लिखना 6 लाख ही है, ग्रॉस टोटल इनकम 6 लाख ही लिखना है, लेकिन वर्किंग नोट में आप क्या मानोगे कि मेरी इनकम सिर्फ 5 लाख है। क्यों 5 लाख है? बिकॉज 6 लाख तो मेरी इनकम है, लेकिन उसमें से 1 लाख क्या है? कैपिटल गेन है ना। तो 1 लाख कैपिटल गेन को माइनस कर देना, यहां पे कुछ नहीं करना है, बस आपको याद रखना है कि वर्किंग नोट में मुझे 1 लाख माइनस करना है, यानी 5 लाख दिखाना है, और यहां पे मैक्सिमम डिडक्शन में माइनस कितना करूंगा? 5 लाख। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैक्सिमम डिडक्शन में माइनस कितना करूंगा? 5 लाख। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आता है कि सर कौन कौन से ऐसे इनकम है जिसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो क्या बोलोगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ओनली 111A वाला, बार बार बोल रहा हूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 111A वाला। 111A याद है? इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को सेल करके तुमने कोई कैपिटल कमाया, किसके थ्रू? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला यहां पे लेस होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोई भी हो लेस होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ओनली 111A वाला, ठीक है। और स्पेशल रेट इनकम, स्पेशल रेट मतलब जिनके ऊपर स्लैब नहीं रखता, याद आ रहा है? स्पेशल रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का स्पेशल रेट है, डिविडेंड का स्पेशल रेट है, याद आ रहा? तो लॉ मेकर ने सिंपल क्या बोला? जितने भी स्पेशल रेट्स वाली इनकम है सिर्फ उसी को आपको लेस करना है और किसी को लेस नहीं करना है। समझा? याद रहेगा। दूसरा, डिडक्शन एक ही बार मिलता है बेटा, डिडक्शन का कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। फॉर एग्जांपल तुमने इस बार एक्सपेंस कर दिए 5 लाख, तुम्हारा इनकम था 4 लाख, तो डिडक्शन कितना ले पाओगे? ओनली 4 लाख। अब बोलोगे सर जो 1 लाख बच गया उसका मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूं, नॉट अलाउड। जो 1 लाख बच गया उसका कैरी फॉरवर्ड नॉट अलाउड। साल में ही डिडक्शन मिलता है, समझा? नोट्स लेके जाओ। साल में ही क्या मिलता है बेटा? डिडक्शन मिलता है। तो लॉ मेकर ने सिंपल क्या बोला? बेटा डिडक्शन का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। डिडक्शन का क्या नहीं होगा? कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। एक साल में जितना डिडक्शन क्लेम किया, बाकी तुम्हारा लैप्स। जैसे था ना, हमने लॉसेस का कैरी फॉरवर्ड सीखा था कि लॉस का कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन डिडक्शन का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है। अब देखो डिडक्शन के रिगार्डिंग कुछ रूल्स। सबसे पहला, डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम से ज्यादा नहीं होगा, समझा? दूसरा, डबल डिडक्शन नॉट अलाउड, एक बार डिडक्शन ले लिया दोबारा नहीं दूंगा, ठीक है। डिडक्शन क्लेम करेगा तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तू बता तुझे कितना डिडक्शन चाहिए, प्रूफ सबमिट करो। अगर तुमने डिडक्शन के प्रूफ सबमिट नहीं किए तो मान लूंगा डिडक्शन मिल चुका है, यानी तुम्हारा एक्सपेंस भी तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। नोट्स लेके जाओ। तुम्हारा एक्सपेंस भी तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? टैक्सेबल। तो डबल डिडक्शन नॉट अलाउडेड। डिडक्शन कभी भी जीटीआई से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख है तो डिडक्शन भी कितना मिलेगा? 5 लाख, समझा? लेकिन बेटा याद रखना, डिडक्शन के लिए, कुछ डिडक्शंस क्लेम करने के लिए रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। जो डिपार्टमेंट बोलते हैं ना बेटा रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करो, वो फाइल करना बहुत ही जरूरी होता है। बिना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किए हुए डिडक्शन क्लेम नहीं हो सकता। समझ में आ गया रूल्स? अभी तक हमने कोई सेक्शन नहीं शुरू किया। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई ना बेटा, जितनी भी अभी तक टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको बताया, देखो हमारा डिडक्शन का सेक्शन कहां से शुरू हो रहा है? 80C से ना। लेकिन ये जितनी भी गाइडलाइंस मैंने अभी आपको बताए, ये 80A एंड 80B में लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस माइंड में याद रखो। सेक्शन सारे इंपॉर्टेंट है, 80C से लेके 80U तक। आई बातें समझ में? अब सुनो, हमारे इनकम टैक्स में जो डिडक्शंस हैं वो कुछ डिडक्शंस एक्सपेंस वाले हैं, मतलब तुम खर्चा करोगे तो मिलेगा, और कुछ डिडक्शंस ऐसे हैं जो इनकम वाले हैं, मतलब सीधा सीधा इनकम ही एग्जम्प्ट हो जाएगा। मतलब कुछ डिडक्शन मिलता है इनकम के ऊपर और कुछ डिडक्शन मिलता है तुम्हारे खर्चा करने के ऊपर, समझा? मैं आपको एक और चैप्टर पढ़ाऊंगा इसके बाद, 10AA, वो भी डिडक्शन का है, लेकिन ओनली स्पेसिफिक डिडक्शन है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। 10AA भी क्या है बेटा? डिडक्शन है, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। आई बातें समझ में? इतना क्लियर? अब हम बेटा एक एक सेक्शन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला सेक्शन है आपको 80C। जिस तरीके से याद है हमने जब TDS का चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बोला था? मुझसे 3 सवाल पूछना। कौन कौन से 3 सवाल? पेयर कौन, पेई कौन और रेट कितना। वैसे यहां पे पूछना सर किसी भी सेक्शन को जब मैं शुरू करूं तो सबसे पहले पूछना ये सेक्शन किसको मिलेगा, ठीक है। दूसरा कितना मिलेगा और तीसरा क्यों मिलेगा। हर एक सेक्शन में सिर्फ 3 चीज ढूंढने में, क्या बोलो? क्या?
किसको मिलेगा, कितना मिलेगा और क्यों मिलेगा, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा और क्यों मिलेगा। बस हर एक सेक्शन में अपन को यही 3 सवाल ढूंढने हैं। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं बेटा, सेक्शन नंबर 80C। लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है बेटा, सब लिखा हुआ है। ठीक है, बस सुनने पे ज्यादा फोकस करो तो ही ये चीजें याद रहेगी। सेक्शन नंबर 80C क्या पढ़ रहे हैं हम, सेक्शन नंबर 80C। किसका डिडक्शन है 80C में, तो बोला कुछ इन्वेस्टमेंट के, किसके डिडक्शन है, कुछ इन्वेस्टमेंट के, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट। किसका डिडक्शन है बेटा, कुछ इन्वेस्टमेंट के। अगर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका डिडक्शन कहां मिलता है, 80C में। आप ऐसा समझो कि ये जो डिडक्शन है ये एक्सपेंस के ऊपर मिलता है। किसके ऊपर मिलता है, एक्सपेंस के ऊपर। अगर हमने कुछ एक्सपेंस किया है तो हमें डिडक्शन मिलेगा। तो बताओ पहला सवाल आप मुझसे क्या पूछोगे, किसको मिलेगा, तो मिलेगा बेटा इंडिविजुअल को एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। इतना याद, किसको मिलेगा, इंडिविजुअल को और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। क्या मैंने रेजिडेंट बोला, क्या मैंने नॉन रेजिडेंट बोला, नहीं ना। इसका मतलब किसी भी इंडिविजुअल को मिलेगा, किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को 80C का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है सर, कितना मिलेगा, तो बोला मैक्सिमम, मैक्सिमम अप टू 1,50,000, मैक्सिमम अप टू 1,50,000। कितना मिलेगा बेटा, मैक्सिमम अप टू 1,50,000। मैक्सिमम कितना मिलेगा, अप टू 1,50,000। सर क्यों मिलेगा, अगर तूने 15 कांड कर रखे हैं, 15 इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, क्या कर रखे हैं, 15 इन्वेस्टमेंट। अब ऐसा मैं सोच लेना हर एक इन्वेस्टमेंट पे 1,50,000, इन 15 इन्वेस्टमेंट को मिला के 1,50,000, इन 15 इन्वेस्टमेंट को मिला के कितना मिलेगा, मैक्सिमम 1,50,000। 3 सवाल का आंसर मिल गए। पहला हमने क्या बोला, किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, इंडिविजुअल HUF। नोट्स लेके जाओ, इंडिविजुअल एंड HUF कितना मिलेगा, मैक्सिमम 1,50,000। कितने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, सब मिला के टोटल यहाँ पे 15 इन्वेस्टमेंट्स लिखे हुए। अभी आपको इन्वेस्टमेंट्स रटना पड़ेगा, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के ऊपर यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। ठीक है, चलो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट हम पढ़ रहे हैं, याद करो हमने सेक्शन नंबर 194 DA पढ़ा था। क्या था, 194 DA, वेरी गुड। हाँ, LIC, नलाइको, यह बोला था याद रखना, मैं जब डिडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब पूछूंगा। 194 DA हमने पढ़ा था, LIC वाला। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट बेटा LIC ही है। ठीक है, LIC किसका किसका, अगर मैं अपनी बात करूं, ओन, स्पाउस, चिल्लर, बस पापा मम्मी भाई बहन कोई नहीं आएंगे, सिर्फ कौन, ओन, स्पाउस, चिल्लर, इसी का मिलेगा, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। अच्छा कितना मिलेगा समझना, सबसे पहले पता करो कि तुमने LIC ली कब है। अगर तुम्हारी LIC 1 अप्रैल 2012 से पहले की है, कब की है, 1 अप्रैल 2012 से पहले की है, तो मैक्स टू मैक्स 20% ऑफ सम एश्योर्ड। अगर तुम्हारी LIC 1 अप्रैल 2012 के बाद की है, नोट्स लेते जाओ, 1 अप्रैल 2012 के बाद की है, तो कितना मिलेगा, 10% ऑफ सम एश्योर्ड। कितना मिलेगा, 10% ऑफ सम एश्योर्ड, याद रहेगा। और अगर तुम्हारी LIC जो है 1 अप्रैल 2013 के बाद है, ऑन या आफ्टर, तो मिलेगा बेटा 15% ऑफ सम एश्योर्ड। पता है, लेकिन ये ओनली हैंडीकैप एसएससी के लिए है। किसके लिए, ओनली हैंडीकैप एसएससी के लिए। ठीक है, तो हम तो या तो इस कैटेगरी में आएंगे या तो इस कैटेगरी में आएंगे, हम इन दोनों के अलावा किसी भी कैटेगरी में नहीं आ सकते। लेकिन किसी ने आज LIC ओपन करवाया तो उसके लिए कैटेगरी हमेशा कितना रहेगा, 10%, याद रहेगा। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर तुमने LIC में इन्वेस्टमेंट किया तो मैक्स टू मैक्स कितना डिडक्शन मिलेगा, 20%, 10%, 15%। डेट्स याद रखो, डेट बहुत सिंपल है, 1 अप्रैल 2012 से पहले तो 20%, 1 अप्रैल को या उसके बाद तो 10%। ठीक है, यहां पे पहले लेना है बेटा, इसका मतलब 31 मार्च तक, और यहां पे 1 अप्रैल और उसके बाद कितना, 10%। और 1 अप्रैल 2013 के बाद ओनली फॉर हैंडीकैप कितना, 15%। इससे ज्यादा डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से क्वेश्चन देखो, सर मेरा सम एश्योर्ड 2 लाख, मेरा सम एश्योर्ड कितना, 2 लाख, तो मुझे मैक्स टू मैक्स डिडक्शन कितना मिलेगा, 10%।
2 लाख का 10% कितना 20,000। इसको कंपेयर करना है तूने एक्चुअल कितना भरा, तुमने एक्चुअल प्रीमियम कितना भरा। मान लो मैंने एक्चुअल प्रीमियम भरा 30,000, पूरे साल में कितना भरा 30,000। जो भी यहां पे बता रहा हूं वो पर एनम है, पर मंथ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैंने कितना भरा 30,000, विच एवर इज लेस, यानी 20,000। अब ये जो तेरा अमाउंट आया ना उसको कंपेयर करेगा मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 से और 1,50,000, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। डिडक्शन कितना मिलेगा मैक्सिमम 20,000। समझ में आया। अब एक बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं कि 80C में जो डिडक्शन मिलेगा वो इन 15 इन्वेस्टमेंट को मिलाकर, उसमें से हमने अभी सिर्फ पहला पढ़ा है, समझा। ये सारे इन्वेस्टमेंट को मिला के 1,50,000 है, सारे इन्वेस्टमेंट को मिला के कितना है 1,50,000। क्लियर है। तो देखो हमने क्या बोला कि सम एश्योर्ड का 10% मिलेगा मैक्सिमम, तो आपको फॉर्मूला रख लो, सम एश्योर्ड का 10%, 20% और 15% पहले निकाल देना। उसको हमेशा किससे कंपेयर कर देना, तुम्हारे क्वेश्चन में जो एक्चुअल प्रीमियम पेड दे रखा उससे कंपेयर कर देना। दोनों में से क्या ले लेना लेस, दोनों में से क्या ले लेना लेस। अब जो लेस अमाउंट आएगा उसको हमारे 1,50,000 से क्या कर देना कंपेयर कर देना, विच एवर इज लेस। नोट्स लेके जाओ, विच एवर इज लेस। आ रही है बातें समझ में। अब याद करो, जब हमने क्या बोला था कि जब भी हम LIC का पॉइंट पढ़ेंगे वहां पे 10 DA लगेगा। ये क्या बोलता है, अगर तेरा प्रीमियम अमाउंट जो तूने एक्चुअल में पे किया है वो तेरे सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा हो गया तो तुझे फिर क्या नहीं मिलेगा, सम एश्योर्ड फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक बात बताओ, मेरा यहां पे सम एश्योर्ड 2 लाख है, 2 लाख का 10% कितना 20,000, मैंने प्रीमियम कितना भरा है 30,000, इसका मतलब मेरे सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा है। तो अब जो मुझे 2 लाख मिलेगा फ्यूचर में वो 2 लाख पूरा टैक्सेबल हो जाएगा 10 DA में, समझा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा 10 DA में। यहां पे क्या बताया था 194 DA का इंप्लीकेशन क्या बताया था, अगर सम एश्योर्ड 1 लाख से ज्यादा है तो TDS कट जाएगा। कितने परसेंट से 10% से। सम एश्योर्ड अगर 1 लाख से ज्यादा है तो TDS कट जाएगा। अब ध्यान से सुनो, पहले ये बताओ सम एश्योर्ड मेरा कितना है 2 लाख, क्या 1 लाख से ज्यादा है, हाँ है, TDS कटेगा, कटेगा सर, लेकिन देखते हैं कटने लायक है या नहीं। चलो कंपेयर करो, 2 लाख का 10% कितना 20,000, उसको एक्चुअल प्रीमियम विच एवर इज लेस। इतना मुझे डिडक्शन जो है 20,000 का वो कहां मिल जाएगा 80C में मिल गया मुझे डिडक्शन 80C में 20,000 का, ठीक है। अब आ जाओ, फ्यूचर में मुझे 2 लाख मिलेगा, लेकिन ये 2 लाख क्या टैक्सेबल है 10 DA में, यस। क्या 2 लाख टैक्सेबल है 10 DA में, यस। क्यों, क्योंकि बेटा तेरा सम एश्योर्ड, तूने जो प्रीमियम भरा है वो तेरे सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा है। आई बात है समझ में। अब मेरा 194 DA में TDS कट जाएगा क्योंकि मेरा अमाउंट सम एश्योर्ड 2 लाख से ज्यादा है, ठीक है। अब एक एक ध्यान से बोलना, आपको बताना है कटेगा या नहीं कटेगा TDS। मेरा मान लो सम एश्योर्ड है बेटा 90,000, सम एश्योर्ड कितना है 90,000 और मैंने एक्चुअल प्रीमियम पे किया है 10,000। एक्चुअल प्रीमियम कितना पे किया है 10,000। चलो फटाफट बताओ, पहले 80C के डिडक्शन बताओ कितना सर 90,000 का 10% दैट इज 9,000, कंपेयर करेंगे एक्चुअल प्रीमियम से दैट इज 10,000 विच एवर इज लेस दैट इज 9,000। इसको कंपेयर करेंगे 1,50,000 से जो 80C की मैक्सिमम लिमिट है विच एवर इज 9,000। कोई दिक्कत। चलो अब यहां से सोचना शुरू करो, मुझे 80C में डिडक्शन कितना मिल गया 9,000। अब 10 DA की इंप्लीकेशन बताओ। लॉ मेकर क्या बोल रहा है भाई, तेरा 10% बनता कितना है, तूने प्रीमियम कितना पे किया है 10,000 ना, 10 DA का एग्जम्पशन विथड्रॉन, यानी अब 90,000 क्या हो जाएगा बेटा टैक्सेबल, ठीक है। लेकिन क्या 194 DA में TDS कट के आएगा, नो TDS नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि मेरा अमाउंट 1 लाख से कम है। इक्वेशन समझ में आ गया पूरा। जब भी बेटा 80C पढ़ना तो 10 DA और 194 DA कंपेयर कर लेना, जब भी 194 DA पढ़ना तो 80C कंपेयर कर लेना। समझ में आया। इसको बोलते हैं बेटा कोरिलेशन करके पढ़ना। जब तुम दो टॉपिक को एक साथ कोरिलेट करके पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। यहां पे हमारा रिवीजन क्या हो गया 194 DA हो गया,
जब डीए पढ़ेंगे तो रिवीजन क्या हो जाएगा 80, का LIC वाला पॉइंट। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, LIC का बेनिफिट ओनली किसको मिलता है? स्पाउस, उसके सॉरी इंडिविजुअल प्लस स्पाउस प्लस चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपेंडेंट का मतलब चिल्ड्रन जो है पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी खुद की अर्निंग नहीं है, ऐसा यहां पे कोई रूल नहीं है, समझा? और दूसरी बात, पूरे इनकम टैक्स में स्पाउस को ऑलवेज डिपेंडेंट ही माना गया है। वो खुद कमा भी क्यों ना ले, लेकिन फिर भी वो क्या माना जाएगा? डिपेंडेंट ही माना जाएगा अपने दूसरे स्पाउस का। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का? तो हमने बेटा पहला पॉइंट कंप्लीट किया, क्या? ओनली LIC। बस यही एक टिपिकल था और सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन इसी के आते हैं, बाकी तो सिर्फ हमें रटने हैं। पहला इन्वेस्टमेंट क्या है? LIC। ठीक है, मैंने क्या बोला? टोटल कितने इन्वेस्टमेंट है बेटा? 15। टोटल कितने इन्वेस्टमेंट है? 15। टोटल कितने इन्वेस्टमेंट है बेटा? 15। ठीक है, तो देखो आपके नोट्स के फर्स्ट पेज पे पहला इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है LIC। पहला इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है LIC। चलो सेकंड पेज पे आओ। सेकंड पेज पे देखो बेटा और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट है, सुनने पे ध्यान देना। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कौन से वाले? स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज और पब्लिक। समझा? प्रोविडेंट फंड में कौन कौन से वाले? स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड एंड पब्लिक। स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड एंड पब्लिक। क्लियर है? तो देखो पहला इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? LIC। दूसरा इन्वेस्टमेंट प्रोविडेंट फंड। कौन कौन से प्रोविडेंट फंड? स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड और पब्लिक। स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड और पब्लिक, दो इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया। थर्ड इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा? अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। NSC का फुल फॉर्म है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आपने अमाउंट किस में इन्वेस्टमेंट किया है? NSC में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में। क्लियर है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। रट्टा मारो, LIC, प्रोविडेंट फंड, NSC। LIC, प्रोविडेंट फंड, NSC। तीसरा है बेटा हाउसिंग लोन। तूने लोन लेके घर बनाया है, उसका डिडक्शन मिलेगा। क्या लेके घर बनाया है? लोन लेके, तो लोन का डिडक्शन मिलेगा। समझा? दोबारा बोल रहा हूं, चार इन्वेस्टमेंट के नाम बताओ फटाफट। LIC, प्रोविडेंट फंड, NSC और लोन, हाउसिंग लोन। क्लियर है? अब लोन बेटा चाहे कमर्शियल घर का हो या रेजिडेंशियल घर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है? फिक्स डिपॉजिट, लेकिन 5 साल वाला होना चाहिए। 5 साल से कम वाला होगा तो नहीं दूंगा। फिक्स डिपॉजिट 5 साल वाला होना चाहिए। अब ये डिपॉजिट चाहे शेड्यूल बैंक में हो चाहे पोस्ट ऑफिस में हो, शेड्यूल बैंक में हो चाहे पोस्ट ऑफिस में हो। नेक्स्ट, ट्यूशन फीस। तुम्हारे पापा ने ट्यूशन फीस भरा है मैक्सिमम 2 चिल्लरों का, मैक्सिमम 2 चिल्लरों का। अब आपकी मर्जी, जिन 2 बच्चों का लेना चाहते हो, हम किसका लेंगे? जिसका ज्यादा होगा। बट कौन सा ट्यूशन फीस? जो मुझे पे कर रहे हो ना, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और कॉलेज, यानी स्कूल के ट्यूशन फीस हो गए, कॉलेज के ट्यूशन फीस होंगे, सिर्फ वो मिलता है। हम जो CS कर रहे हैं, CMA कर रहे हैं, इसके ट्यूशन फीस का हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल में नहीं आता, सॉरी एकेडमिक में नहीं आता, सॉरी प्रोफेशनल में आता है, एकेडमिक में नहीं आता। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, डिपॉजिट इन नोटिफाइड बॉन्ड। डिपॉजिट इन नोटिफाइड बॉन्ड, नोटिफाइड बॉन्ड, डिपॉजिट इन नोटिफाइड बॉन्ड किसका? नाबार्ड का। नाबार्ड पता ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है, नाबार्ड का। चलो पहले यहां तक रिपीट करो। LIC, प्रोविडेंट फंड, NSC, हाउसिंग लोन, देन फिक्स डिपॉजिट 5 साल वाला, चाहे शेड्यूल बैंक में हो चाहे पोस्ट ऑफिस में हो। ट्यूशन फीस मैक्सिमम 2 बच्चों का, ठीक है, और नाबार्ड में इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? देन डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है बैंक्स वगैरह में तो मिलेगा। दूसरा, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स लिए हैं। किसके लिए हैं? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कौन सा? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, देन UTI का म्यूचुअल फंड लिया। UTI समझते हो ना, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसके म्यूचुअल फंड लिए तुमने। UTI का फुल फॉर्म यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। देन उसके बाद UTI के पेंशन स्कीम में पैसा डाला है। जैसे देखा होगा आपके मोबाइल पे कभी कभी मैसेज आता है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए पेंशन प्लान में, आता है ना कभी कभी, वो आम इंसान के लिए भी होता है बेटा। तो अगर मैंने UTI के पेंशन स्कीम में पैसा डाला है। दूसरा, लेडीज के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट LIC, सुकन्या समृद्धि अकाउंट LIC का बेटा एक ये LIC का नाम है कुछ, उसमें अगर तुमने इन्वेस्टमेंट किया है तो मिलेगा। स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस पे किया है हाउस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए तो मिलेगा।
बाय एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नोट्स ले जाओ, बाय एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ कंट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफाइड अमाउंट टू द पेंशन स्कीम रेफर्ड इन सेक्शन 80 CCD। आगे पढ़ाऊंगा। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई जो होते हैं उनका अगर कंट्रीब्यूशन हमने किस में किया है, 80 CCD में किया है। किस में किया है, 80 CCD में किया है, ठीक है, तो डिडक्शन हमें मिलेगा। टोटल डिडक्शन हो गया 15। इन 15 को मिला के मैक्सिमम कितना, 1,50,000। बताऊं इसमें से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्या आता है, हाउसिंग लोन वाला आता है, PF वाला आता है, 5 साल वाला FD वाला आएगा, बच्चों के ट्यूशन फीस वाला आएगा, और LIC तो प्राइम फोकस रहता है। LIC अलग से भी क्वेश्चन आएगा और मिक्स करके भी आएगा। LIC तो इनका फेवरेट है। आ रही है बातें समझ में, पक्का, कोई डाउट? चलिए आपको पता है ना, कल YouTube पे किसी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था, नहीं देखा? एक पर्सन है बेटा, चार्टेड अकाउंटेंट, कोई लेक्चरर हैं, उन्होंने लेक्चर देते टाइम में, ठीक है, CS के बारे में बहुत गंदी वर्ड बोल दी। कल जो उनकी वाट लगाई है ना, सबने बहुत ज़्यादा वाट लगाई है। उन्होंने ये बोला था कि कंपनी सेक्रेटरी टोटल इंडिया में सिर्फ 60,000 हैं, ओनली 60,000 कंपनी सेक्रेटरी हैं। तो कंपनी, हाँ भाई, तो मैंने क्या बोला, कंपनी सेक्रेटरी टोटल कितने हैं, 60,000 है, ठीक है। और 60,000 जो कंपनी सेक्रेटरी हैं, उन 60,000 कंपनी सेक्रेटरी में मैक्सिमम कितना है, इंडिया में 50,000 के आसपास है कुछ, ठीक। तो उन्होंने क्या बोला, कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशन जो है खतरे में। CS वाले बच्चों को इतना डर लगा रहता है कि पता नहीं CS इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा या क्या हो जाएगा। दूसरा सबसे गलत बात क्या बोली, CS का काम है ओनली, हम उनको ऐसे करके बोला, हम उनको बुलाते हैं किस लिए, मीटिंग बना दो, नोटिस बना दो, ऐसे करके बोला। बहुत जितनी भी CS फैकल्टी थे सब टूट पड़े। क्या बोल रहे हो तुम? और ये हमेशा रहा है बेटा, हमेशा चार्टेड अकाउंटेंट के बहुत कुछ फैकल्टीज बोल रहा हूँ, नाम तो नहीं लूँगा, 2-3 फैकल्टीज और भी हैं ऐसे जिन्होंने CS के बारे में बुराई की थी, सबकी वाट लगाई। अब देखना, ये भी 2 दिन बाद मैसेज यूट्यूब पे माफ़ी का वो आएगा, वीडियो ज़रूर आएगा इनका, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो एक टीचर है जो मेरे फेवरेट टीचर हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, अमित वोरा सर, जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, मेरे नाम से मैच करता हूँ उनका नाम, बस मैं महते हूँ, वो वोरा है, ठीक है। उन सर ने तो उनके पूरे डिटेल बता दिए, क्योंकि जिस टीचर ने कल बोला ना कि कंपनी सेक्रेटरी ऐसा है, वो टीचर ने अमित वोरा सर के बहुत सारे कंटेंट को कॉपी किया था, तो उन्होंने केस फाइल कर दिया था, कॉम्पनसेशन वगैरह। तो बोला जो इंसान मेरे ऑफिस में आके मेरे से माफ़ी मांग रहा है और बोल रहा है CS की औकात दिखा रहा है, कल तो उन्होंने 15 मिनट के वीडियो डाले थे। अभी देखो और भी बहुत सारे वीडियोज आएंगे, जितने भी CS फैकल्टी थे सब ने कल वीडियो बना के डाले। आजा बेटा, 80C समझ में आ गया, याद रहेगा 80C किसके ऊपर मिलता है, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट। कितने इन्वेस्टमेंट, 15, मैक्सिमम कितना, 1,50,000 किसको मिलेगा, इंडिविजुअल HUF, चाहे फिरंगी हो या इंडियन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो नहीं बोलेंगे सीधा, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। याद हो गया 80C, पक्का? ज्यादा नहीं पढ़ने बेटा, अपन को कहां से शुरू करना है, 80C से 80U तक। C पढ़ लिया, टेंशन वाली बात नहीं बेटा, 80 डबल C पढ़ो, 80 CCC, ठीक है। फिर पढ़ेंगे 80 CCD, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? फिर पढ़ेंगे 80 CCE, वो नाम के लिए नालायकों ने क्या लिखा है, 80C से लेके 80U। दर्द क्या है, C के अंदर भी और दर्द, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सिर्फ C तक ही नहीं रुका, अब क्या 80C। अब बोलोगे अमित सर बताओ ऐसी हरकतें होती क्यों हैं? एक्चुअली होता क्या है बेटा, लॉ मेकर उठते हैं और सीधा लॉ बना दिया, और इसमें हम 3 प्रोफेशनल आ जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट। सिंपल सी बात है, जो भी लोग बेटा लॉ को समझते हैं वो लॉ की लूपहोल्स निकालना चाहते हैं। लूपहोल्स निकला, अब गवर्नमेंट को फिर अक्ल ठिकाने, अच्छा हाँ यहाँ पे हमने ये पॉइंट छोड़ दिया, तो बस अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट में प्रॉब्लम क्या होता है कि बेटा 80 तो सेक्शन डिफाइन हो गया, 81 भी डिफाइन होगा। अब लूपहोल किस में निकाल दिया लोगों ने, 80 में। भाई 81 तो बुक्ड है ऑलरेडी, अब क्या करेंगे, यही गेम खेलेंगे, 80A 80B, और यह सिलसिला कब तक चलता है, जब तक जेड ना हो जाए। जेड हो गया फिर भी हम लोग नहीं रुके, फिर 80AA, ठीक है। यह सिलसिला डबल जेड तक जाएगा, फिर भी नहीं रुके, तो 80AAA, यह सिलसिला ट्रिपल जेड तक जाएगा।
अब बेटा मान लो फिर भी नहीं रुके, चौड़पल जेड या चौड़पल ए तो नहीं बोल सकते ना, बोल सकते हैं क्या? अब ये नलायक उसमें गेम खेलेंगे, क्या खेलेंगे? 80 ए बी, ठीक है। फिर ये सिलसिला बी से लेके जेड तक चलेगा, ठीक है। जब पूरी अति हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो गया, अब तो बेटा कुछ नहीं है, अब बेटा वो क्या करेंगे? अमेंडमेंट, सेक्शन नया लेके आओ। आ रही है बातें समझ में? तो जब तक हमारा ये पूरा निकाल नहीं लेते ना दम, तब तक रुकते नहीं है। पढ़ो बेटा। आप देखा नहीं सेक्शन टीडीएस के सेक्शन 194 में कितने सारे सेक्शंस थे, आई बी। इनको नींद नहीं आती है रातों को, ठीक है। मैं सोचता था मुझे नहीं आती, लेकिन मेरे से ज्यादा तो इनको नहीं आती है। जब देखो तब कुछ ना कुछ लाते रहते हैं, सरदर्दी हमारी बढ़ जाती है। देखो बेटा 80CCC, 80CCC पता है किसके ऊपर लगेगा? इसका नाम है बेटा पेंशन स्कीम। क्या है? पेंशन स्कीम। सॉरी बेटा, पेंशन फंड, सॉरी पेंशन फंड। अगर तुमने एलआईसी के पेंशन फंड में पैसा डाला है, किस में डाला है? एलआईसी के पेंशन फंड में पैसा डाला है। पता है यहां पे एलिजिबल कौन है? बताओ मुझसे, कितने सवाल पूछोगे? 3। पहला सवाल किसको मिलेगा? तो मिलेगा बेटा किसको? इंडिविजुअल को। कितना मिलेगा? 1,50,000 मैक्सिमम, 1,50,000 मैक्सिमम। क्यों मिलेगा? क्योंकि तूने बेटा एलआईसी का पेंशन फंड में पैसा डाला है। किसमें? एलआईसी के पेंशन फंड में पैसा डाला है, तो डिडक्शन मिलेगा। खत्म, इतना ही था ये सेक्शन। क्या था सेक्शन? 80CCC। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को। क्यों मिलेगा? भाई तूने एलआईसी के पेंशन फंड में पैसा डाला है, मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1,50,000, मतलब जितना तूने डाला और 1,50,000, व्हिचएवर इज लेस। याद हो गया? अब ध्यान से देखते जाओ बेटा। 80C की लिमिट कितनी थी? 1,50,000 थी ना मैक्सिमम। 80CCC की भी लिमिट कितनी है? 1,50,000। अब पढ़ेंगे 80CCD, फिर उसका देख बम्बारी सेक्शन 80CCE, ठीक है। 80CCD समझ में आ गया तो मुझे थैंक यू जरूर बोलना, ना समझ में आए तो मोस्ट वेलकम। 80CCD सबसे डेंजर सेक्शन बेटा यही है, और एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर एग्जामिनर का फेवरेट सेक्शन है तो वो है 80CCD, ठीक है। ध्यान से बेटा 15 से 20 मिनट तो कंसंट्रेशन सिर्फ बोर्ड पे। 80CCD इस सेक्शन की बेटा सरदर्दी पहले देखो क्या है। 80CCD जो है ना वो 2 पार्ट में बेटा डिफाइन है। 80CCD1, बहुत ही ध्यान से समझना, 80CCD1B, ठीक है, ये अलग दिक्कत। 80CCD1, 80CCD1B, ठीक है। अब ये सेक्शन सबसे पहले हम ये समझेंगे किसको मिलेगा। ये सेक्शन जो है बेटा किसको मिलेगा, तो ध्यान से बेटा 80CCD का जो सेक्शन है अगेन मिलता है ओनली इंडिविजुअल को। तो पहला पॉइंट सिर्फ किसको मिलेगा? ठीक है। अब सीखेंगे सर क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा। तो बोला अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाइड पेंशन स्कीम में पैसा डाला है। 80CCC क्या था? पेंशन फंड। ये क्या है? पेंशन स्कीम। अच्छा, CCC किसका था पेंशन फंड? LIC का। और ये किसका है? सरदर्दी समझ में आ रही है? दोनों जगह पे क्या है? पेंशन पेंशन लिखा हुआ है। बच्चा पेंशन पेंशन करके कभी कभी 80C में चला जाता है, कभी कभी 80CCD में आ जाता है, लेकिन दोनों का डिफरेंस समझ में आया बेटा। वहां वाला पेंशन क्या है? पेंशन फंड, वो भी किसका? LIC वाला। और यह वाला क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाइड पेंशन स्कीम में। याद रहेगा किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाइड पेंशन स्कीम में। अब देखो मैंने सिर्फ क्या लिखा है? इंडिविजुअल ना, कोई भी आएगा, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, लेकिन कौन से वाले, कौन से वाले, इसको समझना बहुत जरूरी है। बोला ओनली 2, एक तो ऐसे लोग जो एम्प्लॉई हैं और एक तो ऐसे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। समझ में आया? तो यहां पे 2 लोग कौन से आएंगे बेटा इंडिविजुअल में? 2 लोग कौन से आएंगे? एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड। याद हो रही सारी बातें? कौन कौन आएंगे? एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड। अच्छा, एम्प्लॉई में दोनों एम्प्लॉई आएंगे बेटा, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, दोनों एम्प्लॉय आएंगे, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ लिया? किसको मिलेगा, क्यों मिलेगा। अब क्या पढ़ेंगे? कितना मिलेगा।
यही पढ़ना है ना, कितना मिलेगा। तो सुनो, अगर तुम नॉर्मल एम्प्लॉय हो तो 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। गवर्नमेंट के गवर्नमेंट है ना यहाँ पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो 14% ऑफ सैलरी, नॉन गवर्नमेंट हो तो 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। यहां पे 3 लिमिट याद रखने हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 14% ऑफ सैलरी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 10% ऑफ सैलरी, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। करेक्ट है, 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। देखो आपके नोट्स में चित्रहार बना हुआ है, सैलरीड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, अदर एम्प्लॉय एसएससी क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लेस। आ रही है बातें समझ में, पक्का। अभी जो भी कहानी मैंने आपको बताई है, जितनी भी कहानी बताई है, वो ओनली 80 CCD 1 की है, 80 CCD 1 की है। अब आप पूछोगे अमित सर एक छोटा सा डाउट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी। एचआरए वाला याद है क्या था, बेसिक वेज प्लस बस वो परसेंटेज वाला हटा देना, परसेंटेज हटा दो, सिर्फ क्या याद रखना है, बेसिक वेज प्लस डीए कंडीशनल, बेसिक वेज प्लस डीए कंडीशनल, बेसिक वेज प्लस डीए कंडीशनल। कोई डाउट, पक्का। गेम खेले, चलिए अब बेटा हम समझते हैं कि हमें डिडक्शन कैसे मिलेगा। मान लो शुभम जो है वो टाटा कंपनी का एम्प्लॉई, शुभम कौन है बेटा, टाटा कंपनी का एम्प्लॉई। शुभम को सैलरी मान लेते हैं, एनुअल पैकेज शुभम का है बेटा 10 लाख, एनुअल पैकेज कितना है 10 लाख। तो शुभम कौन सा एम्प्लॉय होगा, टाटा कंपनी गवर्नमेंट है क्या, नहीं ना, नॉन गवर्नमेंट है, तो कितना मिलेगा 10%। तो 10 लाख का 10% यानी कितना 1 लाख। बेटा इधर सुनने पे ध्यान दो, कोई बातें नहीं करेगा, इधर देखो, 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख, 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख। शुभम ने एक्चुअली इस स्कीम में, सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाइड स्कीम में पैसा डाला है 1,30,000। कितना डाला है 1,30,000। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, डिडक्शन कितना दूंगा बेटा शुभम, तेरे सैलरी का 10%, तेरे सैलरी का 10%, ठीक है। शुभम की सैलरी कितनी 10 लाख, 10 लाख का 10% कितना 1 लाख, 1 लाख और 1,30,000 विच एवर इज लेस। 1 लाख का डिडक्शन मिला, शुभम रोने लग गया, बोला सर ये चीटिंग है, आपने क्या बोला था 10% डिडक्शन दूंगा, मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया 1,30,000, दे कितना रहे हो मुझे 1 लाख। गलत है नहीं है, मुझे डिडक्शन कितने का मिलना चाहिए था, जितना मैंने किया उतना तो दो, मैं कर रहा हूं 1,30,000 और आप दे रहे हो कितना मुझे 1 लाख। तो डिपार्टमेंट ने बेटा एक नया सेक्शन बनाया 80 CCD 1B, 80 CCD 1B, 80 CCD 1B, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि तुझे एडिशनल मिलेगा, कितना मिलेगा एडिशनल मिलेगा, मैक्सिमम कितना 50,000, मैक्सिमम कितना 50,000, ठीक है। अब मुझे बताओ, सौरभ का एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। सौरभ को 1 लाख का डिडक्शन कहां मिला, 80 CCD 1 में मिला, ठीक है। इसको और कितना चाहिए, इसको 30,000। तो बेटा इसका अनक्लेम्ड कितना था 30,000 और 50,000 विच एवर इज लेस, यानी 30,000 डिडक्शन इसको 80 CCD 1 में मिल जाएगा। अब हैप्पी, अब हैप्पी ना। सर मुझे 1,30 का डिडक्शन चाहिए था क्योंकि मैंने 1,30 कंट्रीब्यूशन किया था, आपने मुझे 80 CCD 1 में सिर्फ कितना दिया 10% मेरे सैलरी का दिया, करेक्ट है। जो बचा हुआ है कहां क्लेम करना 80 CCD 1B में। सौरभ बोल रहा है सर मुझे दूसरा गेम खेलना है। मैंने बोला क्या, बोलता है सर पहले मैं बी वाला ले लूं, पहले बी वाला ले लूं। डिपार्टमेंट बोला तेरी मर्जी ले ले तू। अब उल्टा करते हैं, सौरभ पहले क्या ले रहा है बी वाला। तो अगर सौरभ पहले बी वाला ले रहा है तो बेटा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना 1,30 और बी की लिमिट ही कितनी है 50, विच एवर इज, तूने 50 ले लिया इधर, अब तेरी और कितनी बच गई 80। बातें समझ में आ रही। अब तुम क्या करेगा 10 लाख का 10% कितना आएगा 1 लाख और अनलेफ्ट कितना है 80 विच एवर इज कितना मिल गया। अब देखो हमने अगर उल्टा किया तो यहां पे कितना मिला 50 और 1 में कितना मिला मैक्सिमम 80।
लेकिन अगर हमने पहले यहां वाला क्लेम किया था तो कितना मिला था? 1 लाख, और बैलेंस कहां मिला? 30,000 उधर। आई बात है समझ में? पक्का बात बराबर है बेटा, दोनों मिल रहा है। बस वो बोल रहा है सर मैं ऐसे लेना चाहता हूं, लेना बेटा, अपन को तो सिर्फ मैक्सिमम तुझे कितना दूंगा? 1.5 क्यों? 10% और 50,000, 10% और 50,000, उससे ज्यादा तो मैं देना नहीं। गेम खेले? पक्का? चलो अब ध्यान से बताना। मान लेते हैं छोटी जो है बेटा ये रिलायंस की एम्प्लॉई है। रिलायंस की क्या है? एम्प्लॉई है। इसकी सैलरी है टोटल बेटा 25 लाख, ऐसे करते हैं। इसकी बेसिक सैलरी है बेटा 15 लाख साल का पर एनम, और इसको डीए मिलता है 6 लाख साल में। तो सैलरी कितनी है? 15 लाख, और डीए कितना है? 6 लाख। टोटल कितना बेटा? 21 लाख की इसका पूरा पैकेज है। ठीक है, अब इसको गवर्नमेंट ने स्कीम बताया बेटा छोटी इस तरीके से स्कीम में पैसा डालो और जब तुम बड़े हो जाओगे निकाल लेना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, अब ध्यान सुनो। तो बेटा लॉ मेकर ने क्या बोला? 80 CCD1 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसको बोला। ठीक है, इसने फटाफट बेटा इन्वेस्टमेंट कितने कर दिए पूरे साल में? 4 लाख। कितने कर दिए? 4 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिए। बोलो अभी से सेव करूंगी तो फ्यूचर के लिए मुझे क्या रहेगा? फायदा रहेगा। तो 4 लाख इसने डाल दिए। अब मुझे फटाफट बताओ डिडक्शन कितना मिलेगा भाई? 21 लाख का 10% कितना? 2,10,000, और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना? 4 लाख। विच एवर इज लेस, 2,10,000 का डिडक्शन इसको मिल जाएगा। किसमें? 80 CCD1 में। रोने लगी, बोला सर इन्वेस्टमेंट कितना? डिडक्शन कितना? 2,10,000। ऐसा क्यों सर? सौरभ को पूरा दिया था ना, मैं भी लूंगी। ठीक, आजा बेटा CCD1B में। ठीक है, अब मुझे बता तेरा 4 लाख था, कितना बच गया? 190 बचा। आजा 190 और 50,000 विच एवर इज कितना मिलेगा मैक्सिमम? अब छोटी और गुस्सा, सर ये क्या बात हुई? इन्वेस्टमेंट कितना? इधर कितना दे रहे हो? इधर कितना दिया? 2,60,000। बाकी के किधर गए मेरे? बाकी के किधर गए मेरे? मेरे तो टोटल 2,60 मिले। मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया? बोला बेटा अब टाटा एंड बाय बाय, अब ज्यादा नहीं मिल सकता, ज्यादा लालच बुरी बात है। ठीक है, फिर बोला सर सौरभ को क्यों दिया? भाई उसने कमाया कम, उसने कमाया कम। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हें पूरा डिडक्शन मिले तो क्या कर दो? कमाई कम कर दो। हमारे निर्मला सीतारमण जी का वैसे भी बेटा स्लोगन है कि अगर चाहते हो टैक्स कम लगे तो क्या करो? कमाना कम करो। ठीक है, इसलिए ज्यादा हवा में नहीं उड़ना है बेटा। कम कमाई, कम इन्वेस्टमेंट, टैक्स की सेविंग। वो बातें समझ में आ रही है? पक्का? अच्छा बताओ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो चेंज क्या होगा? बस कुछ नहीं सर, 10 की जगह 14 ले लेंगे। अच्छा सेल्फ एम्प्लॉयड होगा तो चेंज क्या होगा? सर 2 चीज चेंज होगा। 20% होगा लेकिन उनके ग्रॉस टोटल इनकम से। यहां पे हमने क्या लिया? सैलरी से। वहां पे क्या होगा? ग्रॉस टोटल इनकम से। ठीक है, अब इसमें डालता हूं बेटा ट्विस्ट। अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा है? लॉ। अब इसमें पूरा एकदम केस स्टडी डील करते हैं। अभिषेक बेटा महिंद्रा कंपनी का एम्प्लॉय, और इतना खास एम्प्लॉय कि अभिषेक को कंपनी ने क्या बोला कि बेटा अभिषेक तुझे कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है 80 CC में, हम कर रहे हैं तेरे लिए। क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। अब बेटा मुझे बताओ कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कर रहा है। तो देखा जाए एम्प्लॉय के लिए इनकम, एम्प्लॉय के लिए इनकम। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला अभिषेक तुम्हारा इंतजार था हमें, चलो टैक्स भरो, सैलरी में इसको ऐड करो। ये क्या है? तुम्हारा सैलरी का पार्ट है। ये क्या है? तुम्हारा सैलरी का पार्ट है। तो कहने का मतलब क्या? अगर एम्प्लॉयर मुझे दे रहा है तो पहले उसको ग्रॉस सैलरी में ऐड करेंगे। ग्रॉस सैलरी में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और मैंने खुद कंट्रीब्यूट किया है तो लेस होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मैंने खुद कंट्रीब्यूट किया है तो लेस होगा, लेकिन एम्प्लॉयर दे रहा है तो ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा, क्योंकि वो मेरे लिए क्या है? इनकम है। आ रही है बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट? अच्छे से समझ में आया? 80 CCD का 1 और 1B। अब तेरी मर्जी। अच्छा चलो
छोटी का गेम खेलते हैं। सर ये 80 CCD 1B पहले ले ले, ठीक है, फिर देखते हैं इसको कितना मिलता है। अगर मान ले बेटा 80 CCD 1B पहले ले ले तो सीधा सीधा इधर 50,000 ले लेगी, ठीक है। अब तेरा लिमिट कितना बचेगा? 3,50,000 और कितना 2,10,000। भाई सैलरी तो वही रहेगी ना, 2,10,000 विच एवर इज कितना आया 2,10,000 प्लस 50। इसके केस में कोई चेंज ही नहीं आया, क्यों? सैलरी बेटा ज्यादा है। वो बातें समझ में आ रही है? पक्का याद हो गया 80 CCD? चलो एक बार पूरा सुनाओ। 80 CCD किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को। कब मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाइड पेंशन स्कीम में हमने इन्वेस्टमेंट किया। कितना मिलेगा? सर एम्प्लॉय है अगर गवर्नमेंट है तो 14% ऑफ सैलरी, नॉन गवर्नमेंट है तो 10% ऑफ सैलरी, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 20% ऑफ सैलरी। इतना ही मिलेगा। क्लियर? 20% किसका? ग्रॉस टोटल का, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब 1 में कितना डिडक्शन मिलेगा? 10%, 20% और 14%। 1B में कितना मिलेगा? जितना डिडक्शन तुम 1 में नहीं ले पाए वो और 50,000, मैक्सिमम 50,000। समझ में आया? एम्प्लॉयर अगर तुम्हारे लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है तो पहले वो ग्रॉस सैलरी में ऐड करो, मतलब सैलरी चैप्टर में टैक्सेबल, क्या था ना, सैलरी चैप्टर टैक्सेबल, और फिर डिडक्शन कहां क्लेम करो? 80 CCD में। लेकिन कब? जब तूने कंट्रीब्यूट किया हो। समझ में आया? एम्प्लॉयर देगा तो मेरे लिए इनकम। आ रही है बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट यहां तक? चलिए कितने सेक्शन हमने पढ़ लिए? 80C, 80 CCC, 80 CCD, ठीक है। बम्बारी सेक्शन कौन सा रह गया? 80 CCE। इसको रफ करूं? क्लियर है? सारा चित्रहार देखो ऐसे ही लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है ना। चलो बोलिए बेटा, कौन कौन से सेक्शन हमने पढ़ लिए? जरा एक बार बोलो तो। 80C कितना लिमिट? 80 CCC कितना लिमिट? यही था। 80 CCD 1 कितना? 10%, 14%, 20%, यही था। 1B ये क्या था? एडिशनल कितना? 50,000 मैक्सिमम। करेक्ट है? चलो अब आ जाओ, बम्बारी सेक्शन का नाम बताओ। 80 CCE। अब पता क्या बोल रहा है लॉ मेकर? बेटा ध्यान से, अगर तूने इन तीनों जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, कहां पे? तीनों जगह पे, तो पता कितना दूंगा? 80C प्लस 80CC, CCC प्लस 80CC D1, इन तीनों को मिला के मैक्सिमम 1,50,000। इन तीनों को मिला के मैक्सिमम कितना? 1,50,000। उसमें नहीं लिखा होगा बेटा, हाँ, तीनों को मिला के मैक्सिमम कितना? 1,50,000। हुई बम्बारी सेक्शन। आगे हम गवर्नमेंट के झांसे में क्या बोला? 80C में डिडक्शन दे कर कितना दूंगा? 1,50,000। 80 CCC में कर कितना दूंगा? 1,50,000, ठीक है। 80 CCD में इन्वेस्टमेंट करो, कितना दूंगा? 10%, 14%, 20% दूंगा। अब क्या बोल रहा है भाई? एडिशनल वाला मिलेगा। देखो मैंने इसमें एडिशनल का सेक्शन डाला क्या? नहीं ना, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो कितना भी चाहे मिलेगा, लेकिन है ही कितना? 50,000। समझा? लेकिन 80CC क्या बोल रहा है कि भाई इन तीनों के ऊपर हमने क्या लगा दिए हैं? रिस्ट्रिक्शन। मैक्सिमम कितना? 1,50,000। हमने गवर्नमेंट से पूछा ऐसा क्यों? गवर्नमेंट सीधा बोल रही है कि बेटा अगर तुम इतने जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यू आर नॉट गरीब, यू आर अमीर। ऑब्वियसली सी बात है भाई, इतने जगह पे तुमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप गरीब बिल्कुल भी नहीं हो। तो सर ऐसा हम क्या करें जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट पता ना चले? यूट्यूब के रिकॉर्डिंग के बाद बताऊंगा टिप्स कि ऐसा क्या करें ताकि हम फंसे ही ना, वो हमें डिडक्शन मिले। एक ही इन्वेस्टमेंट है बेटा, बताऊंगा, रिकॉर्डिंग बंद होने तो फिर बताता हूं। इतनी बातें समझ में आ गई? पक्का? क्या पढ़ लिया हमने? 80C, 80 CCC, 80 CCD 1, 1B और बम्बारी सेक्शन 80 CCE। हो गए? इसी के साथ हमारा 80C का सीरीज खत्म।
इतना छोटा सा था बेटा हमारा 80C। क्लियर है 80C? लिख लो बेटा, यहां पे स्पेस बचा है ना, वहीं पे डाल दो 80CCC। ओ ये पूरी कहानी मत लिखना, सिर्फ इतना लिखो 80CCE मैक्सिमम लिमिट, 80C, 80CCC, 80CCCD, सबको मिला के मैक्सिमम कितना? 1,50,000। अब इसे एक समझ में आ रहा? साहिल समझा? 80C ये दोनों समझा ना, 80CCC और 80CCD। ये चैप्टर बेटा MCQ के लिए बहुत फेवरेट चैप्टर है। क्यों? इसमें याद रखने के लिए क्या चीजें हैं? 3 चीजें, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा और क्यों मिलेगा। टाइम बताना पहले, टाइम कितना हुआ? 8:20 हो गया। 10 मिनट और बेटा। GST 9 बजे से बेटा। GST नहीं, क्या है, कस्टम है। चले बेटा 2 सेक्शन और निपटाएंगे हम छोटे छोटे। इधर इधर इधर, अरे इधर 80D 80DD 2 सेक्शन बेटा निपटाएंगे, 80D और 80D। एक मिनट, 80DD और 80DDB 3 सेक्शन निपटाएंगे बेटा। 80DDB दिखने में बड़ा है बेटा, लेकिन छोटा है, कांड इसके छोटे हैं। शुरू करें ध्यान से। 80D मिलता है बेटा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ध्यान से इधर 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 देखो, 80D किसके ऊपर मिलेगा? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। पहला सवाल क्या पूछोगे? सर किसको मिलेगा? तो बोला इंडिविजुअल एंड HUF को मिलेगा। क्यों मिलेगा? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है, किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एंड HUF को मिलेगा। ठीक है सर, HUF में किसको, सॉरी इंडिविजुअल में कौन कौन? ध्यान सुनना, स्पाउस खुद, उसके बाद पेरेंट्स, डिपेंडेंट, चिल्ड्रन, यानी पेरेंट्स और चिल्ड्रन डिपेंडेंट होनी चाहिए। अब कंफ्यूजन आया? 80C में चिल्ड्रन डिपेंडेंट नहीं था, इधर 80D में चिल्ड्रन डिपेंडेंट है। 80C में पेरेंट्स थे ही नहीं, 80D में पेरेंट्स हैं। ये बात सही है। वो इतनी बातें समझ में आ गई। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में वो और उसका मेंबर। ठीक है, चलिए अब कितना मिलेगा ध्यान से सुनना, मेरी तरफ देखो, याद हो जाएगा ये लिमिट। सबसे पहले मान लो मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने इन्वेस्टमेंट किया किसमें? मेडिकल में, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में। तो मुझे किसका किसका मिलेगा? मेरी फैमिली में कौन कौन आएगा? मैं, मेरी स्पाउस और मेरे चिल्लर। मैं, मेरी, हंसते क्यों ना लायक, मैं, मेरे स्पाउस और मेरे चिल्लर, यही आएंगे। मैं, मेरे स्पाउस और मेरे चिल्लर, इतने आएंगे। अच्छा, पेरेंट्स भी आएंगे कब? जब पेरेंट्स मेरे ऊपर डिपेंडेंट होंगे। अगर पेरेंट्स का अपना खुद का कारोबार है तो नहीं आएंगे। ठीक है, चलो कितना मिलेगा पहले हम बात करते हैं। मुझे कितना मिलेगा? मुझे मेरा हिस्सा, मेरे स्पाउस का हिस्सा और मेरे नलायकों का हिस्सा, इन सब को मिला के कितना मिलेगा? 25,000, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। क्लियर है? मेरे में कौन कौन आ गया? नलायक्स। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मैक्सिमम कितना मिलेगा भाई? 25,000। अब आजिए, अगर मेरे पेरेंट्स मेरे पे डिपेंडेंट है तो 25,000 और 25,000, मतलब मैंने पापा के लिए भी किया ना तो 25,000, दोनों का मिला के। ऐसा नहीं कि पापा का अलग मम्मी का अलग, ऐसा नहीं। और मान लो या मैं खुद सीनियर सिटीजन हो गया या मेरे पेरेंट्स में से कोई सीनियर सिटीजन हो गए तो 50,000 की लिमिट है। कितना? 50,000। मैं सीनियर सिटीजन या मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन, कितने की लिमिट है? 50,000। ठीक है, दर्द पता है बेटा कब आएगा? ध्यान से, छोटी के पापा, राजू ध्यान से, छोटी के पापा बेटा मान लेते हैं, एज लेते हैं उनका 45। ठीक है, पापा 45 के और मम्मी 60 की। पापा 45 और मम्मी 60 की। एक बात मुझे बताओ, पेरेंट्स में से एक क्या हो गया? सीनियर सिटीजन। लिमिट कितनी? 50 की। दोनों, पापा 61 के, मम्मी 62 की।
तो भी 50, ऐसा नहीं 50-50 अलग अलग। समझ में आ रहा है मेरा? 50-50 अलग अलग नहीं मिलेगा, मैक्सिमम कितना 50। छोटी खुद सीनियर सिटीजन, ठीक है, ये खुद बेटा सीनियर सिटीजन, अगर ये खुद सीनियर सिटीजन, पापा भी सीनियर सिटीजन, मम्मी भी सीनियर सिटीजन, 50। नहीं बेटा, ये इंडिविजुअल में आएगी ना, ये तो अलग कैटेगरी में आएगी, पापा मम्मी अलग कैटेगरी में आएंगे। वो बातें समझ में आ रही? अब आप देखते हो हमारा एक फैमिली डॉक्टर होता है, कुछ भी हुआ, थोड़ा सा भी हुआ, बुला लो उसको, सर खाली बैठे रहते वो तो आ गए, तो बोला फैमिली डॉक्टर वालों के लिए मैक्सिमम कितना लगेगा? 5000। इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। फैमिली डॉक्टर के लिए कितना बेटा? 5000। अब ध्यान सुनो, एक बमबाड़ी बोला, वो जो तूने बेटा पैसा था ना 25,000 वाला और 50,000 वाला, वो ओनली अदर देन कैश होना चाहिए, यानी पेमेंट चेक में जाएगा, डीडी में जाएगा, ऑनलाइन जाएगा, लेकिन ये 5,000 वाला किसी भी मोड में चलेगा, तू कैश पे कर, जैसे भी करना करो। अब देखो डिपार्टमेंट ने हमें लूपहोल सिखा दिया, 5,000 का डिडक्शन तो तुम भी क्लेम कर लेना, बीमारी नहीं भी है फिर भी डॉक्टर आए थे, ये सर्टिफिकेट, कोई भी नाम डाल दो, डिपार्टमेंट पूछने वाला भी नहीं है, तो 5,000 तक का डिडक्शन तो हम क्लेम कर सकते हैं बिंदास, फैमिली डॉक्टर के साथ चेकअप की। ऐसे याद है स्कूल टाइम में ऐसे कांड कर रखे, मेडिकल लीव, गए थे मामा की शादी में, ठीक है, और 4 दिन की लीव ठोक के गए, सब बीमार था। समझ में आ रहा है यार? बीमार था, और वो तो छोड़ो, कितनों को नलायक हम मार भी देते हैं। आज कौन मर गए? नाना जी, ठीक है, और 3 महीने बाद भी वही, 3 महीने बाद भी वही, सर आज क्यों नहीं आया? नाना जी मर गए। बेटा कितने नाना मरे थे? पहले भी नाना मरे थे, आज भी नाना ही मर रहे, छोटे नाना मर गए, बड़े वाले नाना मर गए। वो बातें समझ में आ रही? तो बेटा हमने क्या पढ़ा? 80D कितना मिलेगा जल्दी बताओ? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, खुद का, स्पाउस का और चिल्लाड़ू का मैक्सिमम कितना? 25,000, पेरेंट्स का 25,000, सीनियर सिटीजन है तो 50,000। समझ में आ गया? लेकिन पेमेंट कैसे होना चाहिए? अदर देन कैश। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अब ध्यान से एक लिमिट सुन लो बेटा, ये 5,000 25 में इंक्लूड है, ये 5,000 25 में इंक्लूड है, ये अलग से नहीं है। हाँ, कहने का मतलब क्या कि भैया अगर मान लो पापा का टोटल इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं 52,000 हुआ, किसमें? मेडिकल में, ठीक, उसके बाद प्रिवेंटिव में 3,000 गए, ठीक, पापा को मिलेगा कितना? सीनियर सिटीजन होंगे तो 50,000 और नहीं होंगे तो 25,000, ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पूरा मिल जाएगा 3,000। अब मैंने अपने लिए भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया 6,000 का, बेटा मत आइयो, सिर्फ कितना मिलेगा? 2,000, सिर्फ कितना मिलेगा? 2,000, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो 5,000 जो है ना पूरी फैमिली को मिला के, ऐसा नहीं है अलग अलग। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? 80D क्लियर? आजा बेटा, खत्म हो गया 80D। अब आते हैं बेटा किसके ऊपर? 80D, ठीक है। अच्छा ध्यान से, जब हम 80D पढ़ते हैं ना, तो साथ में उसके साथ 80U भी पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ लेते हैं? 80U। 80D के साथ क्या पढ़ लेते हैं बेटा? 80U। पता है 80D कब मिलता है? जब तुम्हारा डिपेंडेंट हैंडीकैप हो गया, डिपेंडेंट हैंडीकैप हो गया। अच्छा मैं खुद हैंडीकैप हो गया तो 80U में, खुद हो गया तो, डिपेंडेंट हुआ तो 80D, ठीक है। अब पता करो उसका हैंडीकैपनेस कितना है, उसका हैंडीकैपनेस कितना है। यहां पे हैंडीकैप को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सीवियर, नॉन सीवियर। सीवियर का मतलब 80% से ज्यादा डैमेज हो गया है, वो 80% से ज्यादा, तो मिलेगा कितना बेटा? 1,25,000। एक्चुअल एक्सपेंस इग्नोर, 1 रुपया खर्चा कर, 5 रुपये खर्चा कर, 5 करोड़ खर्चा कर, कसम है कितना दूंगा मैं? 1,25,000 फिक्स है, ठीक है। और नॉन सीवियर होगा तो 75। दोनों की लिमिट बेटा सेम है, 80U में भी सेम लिमिट है और 80D में भी सेम लिमिट है। देखो मैंने साथ में ही लिख दिया है, 80D और 80U एक ही पेज पे लिखा हुआ है, सबसे ऊपर 80D, सबसे नीचे 80U। वो बातें समझ में आ रही? पक्का बताओ 80D में किसका? असेसी का डिपेंडेंट हैंडीकैप हो गया, 80U में खुद हैंडीकैप हो गया। कितना मिलेगा? सीवियर है तो, नॉन सीवियर है तो, खत्म सेक्शन बेटा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा 80DD, 80DD। अब ध्यान से देखो, तीनों सेक्शन का दर्द देखो बेटा क्या है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, और ये क्या है?
सीवियर डिसेबिलिटी और नॉन सीवियर डिसेबिलिटी। ये क्या बोल रहा है? मेडिकल ट्रीटमेंट। ये क्या बोल रहा है? मेडिकल ट्रीटमेंट। किसको किसको मिलेगा? अगेन बेटा मेडिकल ट्रीटमेंट ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ। देखो ध्यान से, अभी तक मैंने कहीं भी रेजिडेंट बोला था? 80 में क्या लिखा हुआ है? बी में रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट एचयूएफ। अभी तक जितने भी सेक्शन पढ़े उसमें क्या पढ़ा था? ओनली इंडिविजुअल। यहां पे क्या लिखा हुआ है? रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट एचयूएफ। कितना मिलेगा? नॉर्मल इंसान एक्चुअल और 40,000 विच एवर इज लेस। ठीक है। सीनियर सिटीजन एक्चुअल और 1 लाख विच एवर इज लेस। यानी नॉर्मल को मैक्सिमम कितना? 40,000। सीनियर सिटीजन को मैक्सिमम कितना? 1 लाख। नॉर्मल कितना बेटा? 40,000। सीनियर सिटीजन को मैक्सिमम कितना? 1 लाख। वो बातें समझ में आ रही है? पक्का? कोई डाउट? क्लियर? अच्छा बताओ, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन में डिफरेंस क्या है? सीनियर 60, उससे ज्यादा लेस देन 80 वो सुपर सीनियर सिटीजन, और 80 या उससे ज्यादा सुपर सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पे सीधा क्या लिखा हुआ है? सीनियर सिटीजन सब आ गए बेटा, 60 से ऊपर जो भी है सब आ गए। बातें समझ में आ गई? याद हो गया? चलो बताओ 80D किसके लिए? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना? खुद का 25, पापा मम्मी का 25, सीनियर सिटीजन है तो 50, और मेडिकल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000। 80DD खुद हो गया तो डबल डी में, सॉरी यू में, खुद हो गया तो यू में, और डिपेंडेंट हुआ तो डबल डी में। कितना मिलेगा? सीवियर तो 1,25,000, नॉन सीवियर तो 75,000। 80DD भी मेडिकल ट्रीटमेंट नॉर्मली 40,000, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख। चलो शुरू करते हैं। कौन कौन से सेक्शन आज पढ़े? 80 कितनी बार सी लिख दिया यार। ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा? 80D, 80DD, साथ में 80U, 80DDB। अभी आज सिर्फ हमने सीरीज खत्म किया है 80C का और 80D का। ठीक है। अगली क्लास में सीरीज खत्म करेंगे उसके आगे। 80D के बाद क्या आता है? E। अभी E है, F है, G है, H है, I है, J है, K, L, M, N, O, पता नहीं समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आज के लिए बेटा बस इतना ही।